नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से गूगल एग्जाम स्टडी के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि हम डेली का एक प्रैक्टिस सेट करते जा रहे हैं पॉलिटी का, और आज हम उसी प्रकार से एक और प्रैक्टिस सेट पॉलिटी का लेकर के आए हैं। वही क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब जो ज़्यादा एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इन क्वेश्चन को अपने पास में नोट भी करते होंगे और बढ़िया से हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस भी चल रही है। ठीक है, तो आइए आगाज़ करते हैं आज के पहले क्वेश्चन का। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट्स ये रहेगा। पूछा क्या गया है कि संविधान की जो तृतीय अनुसूची है इसका संबंध किससे है, यानी जो संविधान की तीसरी अनुसूची है इसका संबंध किससे है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से देखो ये जो है इसका वर्णन आता है संविधान की जो चौथी अनुसूची है इसमें वर्णन किया गया है। संविधान की चौथी जो अनुसूची है इसमें वर्णन आता है। और आपको पता होगा कि राज्यसभा की चौथी अनुसूची में जो वर्तमान में 245 सीटें आती हैं उनका वर्णन है। शपथ ग्रहण से संबंधित ये कौन सी अनुसूची रहेगी, तो शपथ ग्रहण से संबंधित रहेगी जो तीसरी अनुसूची आती है उसका संबंध रहता है। भाषा का जो संबंध है ये कौन सी अनुसूची से रहेगा, तो ये 8वीं अनुसूची से रहेगा। जब हमारा संविधान बना था तो उस समय मूल संविधान में 14 भाषाओं का जिक्र किया गया था। बाद में इनमें 8 भाषाएं और जोड़ी गई थी और वर्तमान में कितनी आती है, 22 भाषाएं हैं। पदाधिकारियों के वेतन से, तो ये रहेगा संविधान की दूसरी अनुसूची में इसका वर्णन आता है। ठीक है, तो पूछा क्या है, तृतीय अनुसूची का संबंध किससे है, तो वो रहेगा शपथ ग्रहण समारोह से। तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है स्टूडेंट्स। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण है ये होता क्या है। वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब होता है कि हमारे संविधान में जो बजट शब्द है इसका वर्णन जो है वो नहीं किया गया है, लेकिन इसी बजट को संविधान के कौन से आर्टिकल में वार्षिक वित्तीय वर्णन, कहने का मतलब जो बजट है ना इसी को हमारे संविधान में क्या नाम दिया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण का नाम दिया गया है। और इसका वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में रहेगा, तो आर्टिकल नंबर 112 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद 108 है इसके अंदर तो क्या होता है कि एक संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और संयुक्त बैठक किसकी बुलाई जाती है, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों की बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो भारत का राष्ट्रपति बुलाता है और इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर करता है। आर्टिकल 112 यही जो मैंने अभी आपको करवाया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 110 के अंदर आता है मनी बिल का वर्णन किया गया है। 110 के अंदर मनी बिल धन विधेयक का वर्णन आता है। तो कौन सा अनुच्छेद रहेगा, आर्टिकल नंबर 2, ये अनुच्छेद नंबर 112 और ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अब पूछा ये है कि संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्रक्रिया हमारे संविधान में किस देश के संविधान से जोड़ी गई है। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है ये भारत के संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जोड़ी गई है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसको लिया गया है। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल जो रहेगा वो 368 के अंदर आता है। 368 में इसका वर्णन आता है। तो पूछा क्या है कि किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, तो भाग नंबर 5 के अंदर तो नहीं आएगा। 5 के अंदर जो आती है वो पूरी की पूरी हमारी जो संघीय कार्यपालिका है इसका वर्णन रहेगा। संघीय जो कार्यपालिका है इसका वर्णन आता है। भाग नंबर 9 के अंदर जो हमारे में से कह सकते हैं कि जैसे 11वीं और 12वीं जो अनुसूची जोड़ी गई थी पंचायती राज रिलेटेड, भाग नंबर जो 20 है इसके अंदर किसका वर्णन आता है, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कौन से भाग में रहेगा, भाग नंबर 20 में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है
कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो निम्न में से किस में निहित होती है, ये पूछा गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति, आपको ये पता होना चाहिए तो संविधान का आर्टिकल 53 में ये बताया गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो पूरी की पूरी किस में निहित होती है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका शक्तियां जो है ये तो राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन रियलिटी में इनका यूज कौन करता है, इन शक्तियों का जो प्रयोग करता है, इन शक्तियों का जो यूज होता है वो होता है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के द्वारा इनका प्रयोग होता है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पूछा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो निहित किसके अंदर होती है, भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। यूज कौन करता है, तो भारत का प्रधानमंत्री मंत्री परिषद करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। आपको पता होगा कि तीनों सेनाएं पहले तो होती कौन सी, हमें ये पता होना चाहिए। एक तो होती है यहाँ पे थल सेना, थल सेना, दूसरी कौन सी होती है, वायु सेना, दूसरी होती है वायु सेना, और तीसरी कौन सी होती है, जल सेना कह सकते हो या फिर नौ सेना कह सकते हो। जल सेना या नौसेना, ये तीनों सेनाएं भारत की रहेगी। केवल देखो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं इसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं इनके नाम के आगे क्या लगता है, केवल ऐसे पूछ लेता है। तो थल सेना का जो रहेगा उसके नाम के आगे लगता है जनरल। ठीक है, वायु सेना का लगता है एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल लगता है। ठीक है, नौ सेना का जो होता है उसके नाम के आगे लगता है एडमिरल। यानी तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं इनके नाम के आगे क्या लगते हैं वो मैंने आपको बताया है। तो हमारे सामने क्वेश्चन पूछा गया है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर जो होता है ये भारत का राष्ट्रपति होता है। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो भारत का राष्ट्रपति। और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं उसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है तो इसकी जो उम्र है वो कितने वर्ष होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 25 वर्ष। 25 वर्ष का मतलब होता है जो लोकसभा होती है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अगर आपसे ये पूछे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए तो वो तो यहाँ पर आती है 25 वर्ष। दूसरा होती है 35 वर्ष। और पूछा क्या है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए। 30 वर्ष जो है वो रहेगा कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए और ये होती है 35 वर्ष राष्ट्रपति बनने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, सेकंड ऑप्शन 35 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसके पास में होती है। ये पूछा गया कि जो फंडामेंटल राइट है इनमें अगर संशोधन करना है तो वो पावर किसको दी गई हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। तो हमारे संविधान में जो वो पावर है वो किसके पास में रहती है, यही पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसके पास में होती है। देखो ये जो सर्वोच्च न्यायालय है ये क्या काम करता है, मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है। यानी हमें सुरक्षा और जो गारंटी देता है वो तो कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट देता है। तो पूछा है कि संशोधन करने की शक्ति किसके पास में होती है, तो संशोधन करने की शक्ति संसद के पास में होती है। यानी कि संसद को ही ये पावर हमारे संविधान में मिली हुई है कि वो फंडामेंटल राइट के अंदर क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव यानी पूछा गया है कि सबसे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था।
सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पहली बार कब आया था। ये मैंने शायद पीछे करवा भी दिया था कि जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव, और अविश्वास प्रस्ताव जो है ये लाया जाता है किसी भी सदन में, लोकसभा के अंदर लाया जाता है। और जब सबसे पहले आता है यानी किसके खिलाफ में आया था, तो 1963 1963 के अंदर भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, इनके खिलाफ में आता है। और पंडित नेहरू के खिलाफ में कौन लेकर के आया था, तो वो जे.पी. कृपलानी लेकर के आए थे। जे.पी. कृपलानी जो है ये लेकर के आए थे। वो अलग बात है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था ये पारित नहीं हो पाया था। मतलब क्या हुआ था, पारित नहीं हुआ था। पूछा है कि सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था। तो सबसे पहले कब आता है, 1963 में। किस प्रधानमंत्री के खिलाफ में आता है, तो पंडित नेहरू के खिलाफ में। कौन लेकर के आया था, जे.बी. कृपलानी लेकर के आए थे। तो ये हमारा ऑप्शन तो सही रहेगा इसमें, फोर्थ ऑप्शन कि पंडित नेहरू के खिलाफ में आता है। मोरारजी देसाई के खिलाफ में भी 1978 के अंदर आता है। लेकिन ये जो है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले ही इन्होंने अपना इस्तीफा यहाँ पे सौंप दिया था। वीपी सिंह की जो सरकार है ना, ये सबसे पहले हम कह सकते हैं कि अगर पूछे कि सबसे पहले कौन से प्रधानमंत्री की सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन से गिरी थी, तो सबसे पहले जो सरकार है वो वीपी सिंह की गिरी थी। किसके द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, तो इसके अंदर पूछा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, पंडित नेहरू। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। अब हमें पता है कि वर्तमान भारत के अंदर जो पंचायती राज का सिस्टम है वो कौन सा चल रहा है, यानी द्विस्तरीय चल रहा है कि त्रिस्तरीय चल रहा है, त्रिस्तरीय चल रहा है। और यही पूछा है कि 3 स्तरों के अंदर कौन कौन सी जो प्रावधान है वो शामिल है। आपको पता होगा कि 1957 के अंदर जब बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, तो उसी ने सबसे पहले क्या काम किया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रावधान का वर्णन किया था। तो उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है उसमें कौन कौन से तंत्र शामिल है। ग्राम सभा, अंचल पंचायत, पंचायत समिति ये नहीं हो सकता। जनपद पंचायत आ गया, तालुका पंचायत ये भी नहीं हो सकता। ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद ये हो सकता है। यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें क्या है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद, यही हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, सी, और यही हमारा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है। अब आपको ये पता होना चाहिए हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है इनमें 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है। हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, इस 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन आता है। पहली कौन सी रहती है, तो पहली यहाँ पर आती है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब होता है कि वे विषय जिन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। सेकंड लिस्ट कौन सी आती है, तो सेकंड जो लिस्ट रहेगी वो स्टेट लिस्ट आती है। कौन सी रहती है, स्टेट लिस्ट, यानी जिस पर सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, राज्य सरकार ही कानून बनाएगी। और तीसरी जो अनुसूची है वो कौन सी रहती है, तो वो आती है कॉनकरेंट लिस्ट। कॉनकरेंट लिस्ट आती है, मतलब समवर्ती सूची। इसमें जो केंद्र प्लस जो राज्य सरकार है दोनों ही यहाँ पे कानून बना सकती है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट सेंटर और स्टेट के। पूछा क्या है कि ऐसा कौन सा विषय है जो राज्य सूची के अंडर में नहीं आता है, यानी ये जो स्टेट लिस्ट होती है इसका विषय नहीं है। तो पुलिस जो है ये तो इसका विषय है, न्याय भी है, जेल भी है, शिक्षा, ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा, डी ऑप्शन। शिक्षा जो है ना ये कौन सी कहता है, तो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय आता है, समवर्ती सूची का विषय आता है। और समवर्ती सूची का मतलब होता है कि जिस पर केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून यहाँ पर बना सके। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, सी ऑप्शन। शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का वर्णन है? अब देखो हमारी पार्लियामेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया है। हमारी जो संसद है इसके दो सदन होते हैं, पहला है लोकसभा और दूसरी कौन सी होती है? राज्यसभा। अगर पूछे कि संसद के कितने अंग होते हैं तो 3 होते हैं। अंग पूछे तो उसमें राष्ट्रपति भी शामिल हो जाता है, लेकिन सदन पूछे तो कितने आएंगे? राज्यसभा और लोकसभा। यही पूछा है कि राज्यसभा का जो वर्णन है ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो राज्यसभा का जो वर्णन रहेगा अनुच्छेद 79 के अंदर तो वर्णन आता है संसद का, ठीक है। 81 के अंदर किसका वर्णन आता है? तो वो वर्णन रहेगा लोकसभा का, लोकसभा का वर्णन रहेगा। अनुच्छेद 80 के अंदर ही वर्णन आता है राज्यसभा का, राज्यसभा का वर्णन। और अनुच्छेद 52 के अंदर किसका वर्णन रहेगा? तो ये भारत के राष्ट्रपति का वर्णन आता है, ठीक है। तो पूछा क्या है कि किस अनुच्छेद में राज्यसभा का वर्णन है? तो राज्यसभा का वर्णन कौन से आर्टिकल में रहेगा? अनुच्छेद 80 के अंदर। यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने ये है कि लोकसभा की कार्यवाही को संचालित करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? अब इसका मतलब ये हुआ कि जब लोकसभा का सेशन चलता है, जब भी लोकसभा का सत्र चलना होता है तो उसकी कार्यवाही को शुरू करने के लिए संसद में जो कितने सांसद होते हैं वो उनका होना उपस्थित जरूरी है। यानी संसद की अगर कोई भी कार्यवाही शुरू करनी है तो उसका एक कोरम होता है, उतने सदस्य अगर संसद के अंदर मौजूद है तभी उसकी कार्यवाही को शुरू किया जा सकता है। अब इसने यही तो पूछा है कि न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं, कि 50 होते हैं, 52 या 55 या 60। देखो अगर हम बात करें हमारी लोकसभा की तो लोकसभा के अंदर वर्तमान में कितनी सीटें हैं? तो 543 सीटें हैं। पीछे क्या हुआ था? हमारे संविधान के अंदर 1991 यानी 51वां संविधान संशोधन यहाँ पे किया गया था 2003 के अंदर, और इसमें एक नियम ये बनाया गया था कि जो लोकसभा होगी, लोकसभा के जो कुल सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो कुल सदस्य होते हैं उनका 15% ही क्या होता है? मंत्री बनाए जा सकते हैं। कितने परसेंट होता है? 15%, यानी उनका 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये तो पॉइंट हो गया अलग। लेकिन पूछा है कि संचालित करने के लिए जो कोरम है, अब कोरम यहाँ से निकलता है 543, और कोरम जो होता है वो लगभग मान के चलो कि 1/10 होता है। तो 1/10 यहाँ पे करोगे तो लगभग यहाँ पे निकल के आता है, कुछ पॉइंटों के अंतर आएगा लेकिन 55 मेंबर जो है वो होने जरूरी है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो सही होगा कि 55 सांसद जो है ये लोकसभा के अंदर मौजूद होंगे तभी इसकी कार्यवाही को शुरू किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का मतलब होता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वर्णन जो है वो किसके द्वारा होता है? देखिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? उच्चतम न्यायालय का मतलब होता है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट का वर्णन संविधान के कौन से भाग में रहता है? तो भाग नंबर तो 5 रहेगा। अगर पूछे कि सुप्रीम कोर्ट का वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल जो रहेंगे वो 124 से लेकर के 147 तक आता है, ठीक है। अब आता है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा का सभापति। तो नियुक्ति जो की जाती है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। किसकी नियुक्ति? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ये पूछा गया है कि वर्तमान में भारतीय सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने संख्या है न्यायाधीशों की, यानी कुल टोटल न्यायाधीश यहाँ पर कितने हैं? देखो जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था 28 जनवरी 1950 को, सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है? गठन होता है। सुप्रीम कोर्ट गठन हुआ, इस समय यहाँ पर कुल जो न्यायाधीशों की संख्या थी, इस समय
तो कुल न्यायाधीशों की संख्या थी वो कितनी रखी गई थी, तो 1 + 7 यानी 8 यहाँ पर संख्या रखी गई थी। ठीक है, इसमें से एक तो मुख्य थे और 7 जो थे ना वो अन्य हुआ करते थे। ठीक है, अगर पूछे कि इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उनका नाम तो आता है H.J. कानिया। H.J. कानिया ये उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। लेकिन पूछा क्या है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी आती है, तो वर्तमान में कितनी रहेगी 34। और इनको कब बढ़ाया गया था, पहले ये संख्या कम हुआ करती थी तो 2019 के अंदर बढ़ाया गया था और यहाँ पे कितना कर दिया गया था, तो 1 + 33 कर दिया गया था। यानी एक तो मुख्य होता है और 33 अन्य होते हैं। अगर पूछ ले कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन आते हैं, तो वर्तमान में रहेंगे एन.वी. रमन्ना। एन.वी. जो रमन्ना है ये वर्तमान में क्या आते हैं, मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे। अब जो क्वेश्चन आता है वो वर्तमान में चल रही है नीति आयोग के नाम से, लेकिन पहले क्या हुआ करती थी, योजना आयोग इसका नाम हुआ करता था। देखो जो योजना आयोग है, योजना आयोग ये पूछा गया है, और योजना आयोग का जो पहले गठन हुआ था वो कब होता है, तो योजना आयोग का जो गठन है ये 15 मार्च 1950 को होता है। योजना आयोग का हमेशा जो अध्यक्ष होगा वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, इस योजना आयोग को चेंज करके अभी वर्तमान में क्या कर दिया गया है, तो अभी इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। और नीति आयोग कब लागू होता है, तो नीति आयोग जो है ये 1 जनवरी 2015 को लागू होता है। किसके द्वारा लागू किया गया है, तो प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन आते हैं, तो वो रहेंगे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इनके द्वारा इनको चेंज यहाँ पे किया गया था। अब पूछा क्या है कि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष, अंतिम का मतलब होता है कि ये 2015 की यहाँ पे बात हो रही है, इससे पहले कौन हुआ करते थे, तो आपको पता है कि 2015 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो नरेंद्र मोदी आएंगे। तो यही जो ऑप्शन हमारा सही रह जाएगा, सेकंड ऑप्शन, कि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, तो नरेंद्र मोदी। अगर पूछ ले कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अगर ये पूछ ले कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित नेहरू रह जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आती है। पूछा है कि अंतिम अध्यक्ष, तो सेकंड ऑप्शन, वर्तमान में कौन आते हैं, नरेंद्र मोदी। चलिए ये हो गए हमारे क्वेश्चन, और ये पॉलिटी की सीरीज जो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए जुड़ी है हमारे साथ। और साथ में सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल जो आपके सामने दे रखा है, गूगल एग्जाम स्टडी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और जितना हो सके इस क्लास को शेयर कीजिए। हम इसी प्रकार से डेली का प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।